हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 9 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारा लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे रन हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। जो हमारा आज का मेन है वो है इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, कंपनीज और दूसरे एंटिटीज के इनकम पे लगाती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये गवर्नमेंट का एक की रेवेन्यू सोर्स है जो पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है। सर्विसेज की बात करें लाइक रोड्स और हॉस्पिटल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें आपकी स्मार्ट सिटीज या रेलवेज में जो पैसा इन्वेस्ट होता है। इनकम टैक्स का फंडा है टैक्स पेयर्स के इनकम को सेस करना और उस पर टैक्स लगाना बेस्ड ऑन देयर अर्निंग्स, रेजिडेंशियल स्टेटस और एप्लीकेबल एग्जम्पशन जो भी हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स करेंगे, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, एग्जम्प्टेड इनकम्स और हेड्स कॉन इनकम को हम देखने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट? सबसे इससे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो, इनकम टैक्स के कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि ये टैक्स सिस्टम का फाउंडेशन है। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स और दूसरे एंटिटीज के इनकम पे लगाती है। ये गवर्नमेंट के लिए की रेवेन्यू सोर्स है। इसे पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। टैक्स रेट्स डिपेंड करती हैं इनकम की स्लैब्स पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे और एंटिटी के टाइप पे, वो इंडिविजुअल है या कंपनी है। अगर एग्जांपल दूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स पे करता है बेस्ड ऑन स्लैब रेट्स। अब बात करते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स पेयर का इनकम असेस्ड और टैक्स्ड होता है। ये फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएटली बाद वाला ईयर होता है। फॉर्मूला है क्या है इसका? असेसमेंट ईयर इक्वल्स फाइनेंशियल ईयर प्लस 1 ईयर। अगर एग्जांपल दूं, अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 तक का असेसमेंट ईयर होगा 23-24। एग्जांपल अगर दूं, एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अर्नड इनकम को असेसमेंट ईयर 23-24 में असेस करते हैं। ठीक है जी। फिर आता है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम अर्नड होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंडिंग इसकी 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर होती है। फॉर्मूला है फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ करंट ईयर टू मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर एग्जांपल दूं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसकी 1 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। एक फ्रीलांसर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में प्रोजेक्ट से इनकम अर्न करता है, दैट इज इट्स बेस्ट एग्जांपल। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल या एंटिटी का इनकम कौन से टैक्स रूल्स के अंदर आएगा। ये फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में और पास्ट ईयर्स के स्टे के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल्स के लिए 3 कैटेगरीज हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कंपनीज के लिए अलग रूल्स होते हैं। अब इन की कैटेगरीज को समझते हैं, डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले आती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल आरओआर है अगर वो ईदर ऑफ दीज कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी 2 कंडीशन है। पहली है फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा वो इंडिया में रहता है। दूसरी, फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन से ज्यादा इंडिया में है एंड पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में से 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखो, सर्टेन केसेस में 60 दिन वाला जो रूल है वो 182 डेज हो जाता है। लाइक इंडियन सिटीजन अगर इंडिया को लीव कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एग्जाम्पल अगर दूं, एक आईटी प्रोफेशनल जो 22-23 में 200 दिन इंडिया में रहता है वो आरओआर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल आरएनओआर है अगर वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जो पहली कंडीशन है, पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में से 9 में वो नॉन रेजिडेंट रहा। दूसरी, पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में से वो 729 दिन या कम इंडिया में रहा हो। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक एनआरआई जो 22-23 में 100 दिन इंडिया में रहता है और पिछले 7 ईयर्स में 700 दिन आरएनओआर हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल आरओआर या आरएनओआर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। एग्जाम्पल, एक फॉरेन टूरिस्ट जो 22-23 में 30 दिन इंडिया में रहता है, नॉन रेजिडेंट है। अब बात करते हैं कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की। देखो, कंपनीज का रेजिडेंशियल
स्टेटस इनकॉर्पोरेशन और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एक कंपनी रेजिडेंट है अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल इंडिया में है। यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है वो नॉन रेजिडेंट कंपनी होगी। एक चीज याद रखो, कंपनीज कभी RNOR नहीं हो सकती, ये कैटेगरी सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल अगर दूं, एक इंडियन स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट दिल्ली में है, वो रेजिडेंट है। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो, इनकम जो बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया या प्रोफेशन जो सेटअप इन इंडिया से क्रू या राइज होती है वो टैक्सेबल है, इवन अगर वो इंडिया से बाहर से राइज हो रही है। ROR की बात करें, हाँ ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। RNOR की बात करें, हाँ इंडिया कंट्रोल्ड बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट की बात करें, नहीं, ओनली इंडिया सोर्स्ड इनकम ही इसकी टैक्सेबल है। अगर एग्जांपल दूं, एक ROR इंडिविजुअल का सिंगापुर में इंडिया कंट्रोल्ड बिजनेस से इनकम टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं टैक्स इंसिडेंस क्या होता है। देखो, टैक्स इंसिडेंस डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल या एंटिटी का टैक्स लायबिलिटी क्या होगी बेस्ड ऑन देयर रेजिडेंशियल स्टेटस और सोर्स ऑफ इनकम। ये ग्लोबल वर्सेस इंडिया सोर्स इनकम के टैक्सेशन को रेगुलेट करता है। इसमें जो मेन रूल्स आते हैं, सबसे पहला रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट की बात करें, इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। ROR इंडिविजुअल्स को उनके वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होता है, इंक्लूडिंग इंडिया और अब्रॉड का इनकम। एग्जाम्पल, एक ROR का US में रेंटल इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। फिर बात करें रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट RNOR की, इसकी इंडिया सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है, यानी RNOR को सिर्फ इंडिया में अर्नड या एक्रूड इनकम पे टैक्स देना होता है, प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन जो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक RNOR का US में बैंक इंटरेस्ट टैक्स फ्री है इंडिया में। ठीक है जी। फिर नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, ओनली इंडिया सोर्स इनकम टैक्सेबल है, यानी नॉन रेजिडेंट को सिर्फ इंडिया में अर्नड या एक्रूड इनकम पे ही टैक्स देना होता है। एग्जांपल अगर दूं, एक NR का सिंगापुर सैलरी इंडिया में टैक्स फ्री है। बात करते हैं एग्जम्प्टेड इनकम्स की। देखो, कुछ इनकम्स टैक्स फ्री होती हैं अंडर स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिससे टैक्स पेयर्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। चलो कॉमन एग्जम्प्टेड इनकम्स को देखते हैं। सबसे पहले आती है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इनकम जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इंडिया में उससे जो आ रही है वो टैक्स एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। लाइक आपकी क्रॉप फार्मिंग या डायरी फार्मिंग होगी। कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स रेट कैलकुलेशन में इंक्लूडेड होती है, यानी कि पार्शियल इंटीग्रेशन होती है। एक इसमें स्पेशल केस आता है टी बिजनेस का। टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में 60% इनकम एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर मानी जाती है, यानी 60% टैक्स एग्जम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक फार्मर का वीट फार्मिंग इनकम टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टैक्स विद एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, स्टेप नंबर 1, ऐड करो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को और कैलकुलेट करो टैक्स। टोटल इनकम एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स कैलकुलेट करो एज इफ ये टोटल इनकम है। फिर स्टेप 2 आता है, ऐड करो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टू नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लाइक जो 2.5 लाख है इंडिविजुअल्स के साथ ऐड करो और उस पर टैक्स को कैलकुलेट करो। स्टेप 3 में जो आपने स्टेप 2 में यानी जो डिडक्ट स्टेप 2 टैक्स फ्रॉम स्टेप 1 टैक्स, यानी दूसरे स्टेप में जो टैक्स कैलकुलेट किया उसको स्टेप 1 के टैक्स से माइनस करो, यानी स्टेप 1 का टैक्स माइनस स्टेप 2 का टैक्स इक्वल होगा नेट टैक्स पेबल। चौथा स्टेप आता है डिडक्ट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर एलिजिबल हो सेक्शन 87A रिबेट को क्लेम करो, यानी अप टू 12,500 फॉर इनकम बिलो 5 लाख होता है ये। फिफ्थ स्टेप आता है, ऐड करो हेल्थ और एजुकेशन सेस, 4% सेस ऐड करो प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है। अगर एग्जांपल दूं, एक फार्मर का 3 लाख एग्रीकल्चर और 2 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स कैलकुलेशन स्टेप्स फॉलो करके नेट टैक्स निकलता है। ठीक है जी। तीसरा, डिविडेंड्स फ्रॉम इंडियन कंपनी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। देखो, डिविडेंड्स फ्रॉम इंडियन कंपनीज टैक्स फ्री होते हैं फॉर रेसिपिएंट्स, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, यानी प्री 2020 का ये रूल था। अब जो नई बात करें, पोस्ट 2020 DDT एबॉलिश हो गया है। डिविडेंड्स अब रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल है, बट एग्जम्पशंस है स्मॉल अमाउंट्स के लिए जो अप्लाई करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक शेयर होल्डर को 10,000 डिविडेंड टैक्स फ्री मिलता है देन प्री 2020। ठीक है। चौथा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38।
देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है। अब पोस्ट 2018 LTCG अबव 1 लाख पे 10% टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 112A, बट STT पेड सिक्योरिटी स्टिल हैव बेनिफिट्स। अगर एग्जांपल दूं, एक इन्वेस्टर शेयर्स बेच के 50,000 LTC कमाता है, टैक्स फ्री है प्री 2018। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 में। देखो HRA एम्प्लॉयज को रेंट पेमेंट के लिए मिलता है और पार्शियली टैक्स एग्जम्प्ट है बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट, सैलरी और सिटी। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय का HRA 10,000 एग्जम्प्ट है इफ रेंट कंडीशंस मीट हो रही हैं। अब 2025 की एक को एग्जांपल देता हूं। कॉग्निजेंट ब्लॉकचेन बेस्ड HRA वेरिफिकेशन और AI ड्रिवन एग्जम्पशन एनालिटिक्स यूज करते हैं टू ऑप्टिमाइज टैक्स बेनिफिट्स फॉर जेन ज़ी एम्प्लॉयज इन मेट्रो सिटीज। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं लीव इनकैशमेंट पे। लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट पार्शियली एग्जम्प्ट है सब्जेक्ट टू लिमिट्स। एग्जांपल 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अगर एग्जांपल एक दूं, एक एम्प्लॉय को 3 लाख लीव इनकैशमेंट मिलता है, पार्शियली ये टैक्स फ्री होगा। फिर आती है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। VRS कंपनसेशन अप टू 5 लाख टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को 4 लाख VRS पेमेंट टैक्स फ्री मिलता है। ग्रेजुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। Gratuity received by government employees और local authority employees fully tax exempt है subject to limits। एग्जाम्पल अगर दूं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को 10 लाख ग्रेजुटी टैक्स फ्री मिलती है। अब बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन LTC की। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर आता है। LTC फॉर ट्रैवल विद इन इंडिया पार्शली एग्जम्प्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशन लाइक इकोनॉमिक एयर फेयर 2 ट्रिप्स इन 4 ईयर्स। ठीक है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक एम्प्लॉय का LTC 50,000 टैक्स फ्री है फॉर फैमिली वेकेशन। अब बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जाता है फॉर टैक्स कंप्यूटेशन। हर हेड के अपने रूल्स और डिडक्शंस होते हैं। चलो इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक। सैलरी इनकम में अर्निंग्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आती हैं लाइक वेजेस जो आपकी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और बोनसेस हो गए। पेंशन और एन्युटी, रिटायरमेंट पेंशन आ गई एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी लमसम पेमेंट जो रिटायरमेंट पे मिलती है एग्जाम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अब एडवांस सैलरी जो होती है वो सैलरी जो आप एडवांस में पे करते हो। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय का 10 लाख सैलरी, 2 लाख बोनस और 5 लाख ग्रेजुटी टैक्सेबल है बट ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है जी। अब बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक ये हेड कवर करता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में रेंटल इनकम या डीम्ड रेंटल इनकम ओन्ड प्रॉपर्टी से आ जाती है। अब स्टेप्स टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यूज में एक टॉपिक पूछा जाता है। देखो सबसे पहले फाइंड करो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। प्रॉपर्टी का मार्केट रेंट एस्टिमेट करो लोकेशन, साइज और अमेनिटीज के बेस पे। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट जो मिला है या रिसीवेबल है उसको कैलकुलेट करो। एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट यानी जो नॉन पेड रेंट होता है और वैकेंसी के लॉस को माइनस कर दो। स्टेप 3, कंपेयर करो एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रेंट को, हायर अमाउंट को सिलेक्ट करो। स्टेप 4, डिडक्ट करो वैकेंसी लॉस, हायर अमाउंट से वैकेंसी लॉस को सब्ट्रैक्ट करो। स्टेप 5, रिजल्ट जो निकलेगा वो GAV है यानी फाइनल अमाउंट ग्रॉस वैल्यू एडेड है आपकी। अब आती हैं डिडक्शंस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनरियलाइज्ड रेंट जो नॉन रिकवरेबल रेंट है उसको माइनस करो। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नेट एनुअल वैल्यू जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस की है वो मिलती है आपको। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट पेड जो परचेज कंस्ट्रक्शन है रिपेयर के लिए उसको आप माइनस कर सकते हो यानी करंट ईयर प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। कंडीशन, होम लोन अगर आपने परचेज या कंस्ट्रक्ट किया है उसके लिए होना चाहिए जो 5 ईयर फ्रॉम लोन ईयर कंप्लीट हो गए हो। अब बात करते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैन सेट ऑफ किया जा सकता है अगेंस्ट अदर हेड्स इन सेम ईयर और कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 सालों के लिए टू सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लॉस तब होता है जब इंटरेस्ट रेंट से ज्यादा हो। एग्जाम्पल अगर तुम, एक लैंडलॉर्ड का रेंटल इनकम 5 लाख है बट 6 लाख लोन इंटरेस्ट, 1 लाख लॉस, 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 टू 44। देखो बिजनेस और प्रोफेशन इनकम में प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल सर्विसेज आते हैं। ये नॉन डिडक्टिबल लॉसेस की बात करें तो प्री कमेंसमेंट लॉसेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का लॉस डिडक्टिबल नहीं होता।
क्लोजर लॉसेस, बिजनेस बंद होने का लॉस यूजली डिडक्टिबल नहीं है। कैपिटल एसेट डैमेज, डैमेज कैपिटल एसेट का लॉस फुली डिडक्टिबल नहीं है, ओनली डेप्रिशिएटेड वैल्यू या इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। एग्जांपल, एक सीए फर्म का 10 लाख प्रॉफिट टैक्सेबल है बट प्री स्टार्टअप लॉसेस डिडक्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की, सेक्शन 45 से 55 तक। कैपिटल गेन्स जो सेल ऑफ कैपिटल एसेट से राइज होते हैं, लाइक रियल एस्टेट, शेयर्स या म्यूचुअल फंड से। इसके टाइप्स होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी, एसेट्स अगर आपने शॉर्ट पीरियड के लिए हेल्ड ऑन किया है, फॉर एग्जांपल शेयर्स की लाइफ 1 साल से कम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, एसेट जो आपने लॉन्गर पीरियड के लिए हेल्ड किए, लाइक शेयर्स 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड ऑन किए हैं। इसमें एक सेक्शन 54 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का आता है। एलटीसीजी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की सेल से एग्जाम्प्ट है अगर उसको री इन्वेस्ट किया गया अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब आता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है। देखो, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट सीजीएएस में डिपॉजिट करना होता है, अगर 3 ईयर्स में यूज नहीं होता एलटीसीजी टैक्सेबल बन जाता है। ठीक है जी। इसमें अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो ये ओनली सेट ऑफ होता है अगेंस्ट एलटीसीजी, नॉट एसटीजी या अदर इनकम। एग्जांपल अगर दूं, एक इंडिविजुअल हाउस बेच के 20 लाख एलटीसीजी कमाता है, री इन्वेस्ट करता है उसको न्यू एक हाउस में, ये एग्जाम्प्ट है। अब आता है नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 से 59। ये हेड कवर करता है इनकम जो दूसरे हेड्स में नहीं आती, लाइक सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, सबलेट रेंट हो गया। नेक्स्ट आती है डायरेक्टर्स फीस, कंपनी की जो बोर्ड फीस है। ग्राउंड रेंट जो लैंड लीज रेंट है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल एज जैसे अदर सोर्सेज हैं। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट की अर्निंग्स होगी। सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, नॉन कैपिटल गेन्स जो सिक्योरिटीज से होते हैं। अब नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस जो सेक्शन 58 के अंदर आते हैं उनकी बात करें। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चे डिडक्टिबल नहीं होते। फॉरेन इंटरेस्ट विदाउट टीडीएस, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं आता है। वेल्थ टैक्स ये अबॉलिश हो चुका है बट वॉज ही नॉट डिडक्टेबल। एग्जाम्पल अगर दूं, एक डायरेक्टर को 2 लाख फीस मिलती है, टैक्सेबल है एज अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ की। देखो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जाएगा इसे अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बिजनेस लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट बिजनेस इनकम। स्पेकुलेशन 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, इसे सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम। कैपिटल लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इसे सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। रेस हॉर्स लॉस 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इसे सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट रेस हॉर्स इनकम। एग्जाम्पल, एक बिजनेस का 5 लाख लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। देखो, इनकम टैक्स जैसे मैंने आपको बताया एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एचयूएफ्स और दूसरे एंटिटीज की इनकम पे लगाती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है जो पब्लिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट सिटीज, हाईवेज को फंड करता है। अब हम फोकस करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, प्रोविडेंट फंड, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, विवाद से विश्वास एक्ट और क्लबिंग ऑफ इनकम पे। ये सब प्रोविजन टैक्स सिस्टम को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टीडीएस एंड फॉर्म नंबर 15G। इसको करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो देखो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस एक मैकेनिज्म है जिसमें पेयर लाइक जो बैंक्स और एम्प्लॉयर हैं इनकम के सोर्स पे टैक्स को डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। ये इंश्योर करता है कि टैक्स इवेजन ना हो और गवर्नमेंट को रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे। चलो टीडीएस के कुछ की एस्पेक्ट्स को लाइक फॉर्म 15G को डिटेल में देखते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फंडा है कि जब कोई पेमेंट होती है लाइक सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन की, पेयर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को रिमिट करता है। एग्जांपल अगर दूं, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करता है इफ इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है एनुअली। फॉर्म 15G की बात करें, फॉर्म 15G एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो इंडिविजुअल्स, बैंक्स या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को सबमिट करते हैं अगर उनका टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है और वो इनकम टैक्स लायबल नहीं है। ये डिक्लेयर करता है कि इंडिविजुअल का इनकम टैक्स फ्री है, सो बैंक टीडीएस ना करे और इंटरेस्ट इनकम जैसे लाइक फिक्स डिपॉजिट्स पे। एलिजिबिलिटी है, इंडिविजुअल्स टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लाइक 2.5 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से कम हो।
इंडिविजुअल रेजिडेंट हो यानी नॉन रेजिडेंट्स फॉर्म 15G नहीं दे सकते। अगर 60 ईयर से कम हो लाइक सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H को यूज करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक स्टूडेंट जिसका एफडी इंटरेस्ट 30,000 है और टोटल इनकम 2 लाख है, फॉर्म 15G सबमिट करती है टू अवॉइड टीडीएस। ठीक है जी। टीडीएस रेट की बात करें, डिफरेंट पेमेंट्स के लिए अलग अलग टीडीएस रेट्स होते हैं। इंश्योरेंस कमीशन पे 5% होता है इंडिविजुअल्स का, लाइक फॉर पर्सन। हॉर्स रेस विनिंग पे 30%। नो, एक याद रखो, इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस रेट 5% है, नॉट 10% एज मेंशन इन क्वेरी। अब जो लेटेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग, यानी ये एग्जैक्ट पेपर में पूछा गया था। एग्जाम्पल अगर दूं कि इंश्योरेंस को 1 लाख कमीशन मिलती है, 5,000 टीडीएस डिडक्ट होगा उस पर। टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करें, टीडीएस डिडक्टेड होने के बाद पेयर सर्टिफिकेट इशू करता है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर सैलरी पे टीडीएस के लिए एनुअली इशू करता है। फॉर्म 16A नॉन सैलरी पेमेंट लाइक इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल फीस के लिए क्वार्टरली इशू होता है। फॉर्म 16 भी प्रॉपर्टी सेल पे टीडीएस के लिए ये इशू किया जाता है। ड्यू डेट्स क्या है? फॉर्म 16 की एनुअल है बाय जून 15 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल जून 15 2025 को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। फॉर्म 16A की क्वार्टरली है विद इन 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न। एग्जाम्पल अगर दूं, एक एम्प्लॉय को फॉर्म 16 मिलता है शोइंग 50,000 टीडीएस ऑन सैलरी। अब आती हैं डिडक्शंस। देखो, डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट होती हैं टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, जो टैक्स पेयर्स के टैक्स लायबिलिटी को कम करती है। सेक्शन 80C से 80U के अंदर अलग अलग डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अब इनको समझते हैं। पहले ही आती है 80C की, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। इसकी लिमिट है अप टू 1.5 लाख यानी 1.5 लाख एनुअली। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सैलरीड एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है ये, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो आप पेमेंट्स दे रहे हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होगी, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पार्ट हो गया। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय 1 लाख ईपीएफ और 50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे 1.5 लाख डिडक्शन क्लेम करता है। फिर आता है सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। डिडक्शन मिलती है मेडिक्लेम प्रीमियम्स जो पेड किए गए हैं सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए। लिमिट्स कैसे हैं? 25,000 है सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, 50,000 है सीनियर सिटीजन पेमेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। एडिशनल 5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की मिलती है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक इंडिविजुअल 20,000 सेल्फ और 30,000 पेरेंट्स के प्रीमियम पे 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80G चैरिटेबल डोनेशन। डिडक्शंस जो आपने डोनेशन टू स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और रिलीफ फंड किए हैं उसके रिलेटेड। कैश लिमिट 2,000 फॉर कैश डोनेशन। अबव डेट चेक या ड्राफ्ट की जरूरत है। डिडक्शन का रेट है 50% और 100% ऑफ डोनेशन डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। एग्जाम्पल अगर दूं, एक टैक्स पेयर 10,000 रेड क्रॉस को डोनेट करता है, 50% यानी 5,000 डिडक्शन उसको मिलती है। नेक्स्ट आता है 80GG रेंट पेड, यानी नो एचआरए, कोई एचआरए नहीं था। देखो, डिडक्शन रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, अगर कोई हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं हुआ, इसकी लिमिट है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, या तो 5,000 पर मंथ, 60,000 एनुअली हो गया, 25% एडजस्टेड टोटल इनकम का, या तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तीनों में से जो कम है। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर 1 लाख रेंट पे करता है, 60,000 डिडक्शन क्लेम करता है। सेक्शन 80GGA साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन आ जाती हैं। डिडक्शन डोनेशंस जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को की गई हैं, इसकी लिमिट है 150% ऑफ डोनेशन अमाउंट फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस। एग्जांपल अगर लूं, एक इंडिविजुअल 50,000 इसरो रिसर्च फंड को डोनेट करता है, 75,000 यानी 75,000 डिडक्शन क्लेम करता है। फिर आता है सेक्शन 80GGB एंड 80GGC पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस का। 80GGB की बात करें, कंपनीज के लिए डिडक्शन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। 80GGC इंडिविजुअल्स के लिए डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। कंडीशन है पेमेंट्स वाया कैश, चेक और ड्राफ्ट हो, नो इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। एग्जाम्पल, एक कंपनी 1 लाख बीजेपी को डोनेट करती है, 80GGB डिडक्शन क्लेम कर सकती है। अब बात करते हैं 80E की, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स फॉर हायर एजुकेशन होता है, सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए मिलती है। लिमिट क्या है? फुल इंटरेस्ट 8 साल और अंटिल लोन इज रीपेड तक ले सकते हो आप। एग्जाम्पल, एक पेरेंट 50,000 एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पे करता है, फुल डिडक्शन इसकी मिलती है। फिर 80EE होम लोन इंटरेस्ट। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। लिमिट 50,000 एनुअली, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लोन 35 लाख से कम चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से कम चाहिए। एग्जाम्पल दूं, एक यंग प्रोफेशनल 40,000 होम लोन इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम करता है। फिर आती है 80TTB की, सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट इनकम।
डिडक्शन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स लाइक जो बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक्स में सीनियर सिटीजन्स को मिलती है, ये लिमिट है 50,000 एनुअली। एग्जाम्पल, एक सीनियर सिटीजन को 60,000 एफडी इंटरेस्ट मिलता है, 50,000 डिडक्शन क्लेम करता है। सेक्शन 80 टीटीए सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, डिडक्शन इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पे नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बनाई गई है। इसकी लिमिट है 10,000 एनुअली। एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को 12,000 सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, 10,000 डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। फिर आती है 80 सीसीडी नेशनल पेंशन सिस्टम, डिडक्शन है जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में किए गए हैं उसके रिगार्डिंग, लिमिट है 1.5 लाख अंडर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 विद इन 80 सी लिमिट के, एडिशनल 50,000 अंडर 80 सीसीडी 1 बीस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी अंडर 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट करता है, एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है। फिर 80 आईए टैक्स हॉलीडे फॉर इंडस्ट्रीज, डिडक्शंस फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेसेस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर या एससीजी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक सोलर पावर कंपनी 10 ईयर तक टैक्स हॉलीडे क्लेम करती है। फिर आता है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डिडक्शन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन लाइक रेंट, सैलरीज या मार्केटिंग पे। एग्जाम्पल, एक कंपनी 5 लाख मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे डिडक्शन क्लेम कर सकती है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर प्रोविडेंट फंड्स। ठीक है, टीडीएस वाला मैंने आपको करवा दिया, ये यहाँ पे मेंशन था। अब बात करते हैं एचआरए, भी हमने कर लिए हैं, ईएमटी नहीं, अब हमने बेसिकली प्रोविडेंट फंड का करना है और एचआरए का भी करना है। अभी एग्जम्पशन कंडीशंस देखो, पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, प्रोविडेंट फंड्स रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स हैं जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट। ये टैक्स डिडक्टेबल होते हैं अंडर स्पेसिफिक रूल्स। अब इसके टाइप्स और डिडक्शंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। सेटअप किया गया अंडर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जिसे अप्रूव किया गया बाय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, यूजली 12% होता है सैलरी का। टैक्स बेनिफिट्स क्या है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 सी अप टू 1.5 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी पार्शली एग्जम्प्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। एग्जांपल अगर दूं कि एम्प्लॉय का 12,000 मंथली आरपीएफ कंट्रीब्यूशन 80 सी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो गवर्न बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, फुली एग्जाम्प्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी तीनों चीजें। एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर का एसपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। फिर बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, वॉलंटरी सेविंग स्कीम है अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968, ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ओनली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, डिडक्टेबल अंडर 80 सी अप टू 1.5 लाख, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है, फुल डिडक्शन इसकी मिलेगी। फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूपीएफ, नॉन अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वॉलंटरली सेटअप बाय एम्प्लॉयर्स। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई डिडक्शन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी टैक्सेबल है कुछ केसेस में। एग्जांपल अगर लूं, एक स्मॉल कंपनी का यूपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए डिडक्टेबल नहीं, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। अब आती है बात एचआरए एग्जम्पशन की। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस सैलरीड एम्प्लॉयज को रेंट पेमेंट के लिए मिलता है और पार्शली टैक्स एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं कुछ फैक्टर्स जो एचआरए एग्जम्पशन के लिए आते हैं। सबसे पहले कंडीशंस टू क्लेम एचआरए, इसको करते हैं। देखो, सैलरी, एम्प्लॉय को एचआरए सैलरी कंपोनेंट के रूप में मिलना चाहिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रेंटेड अकोमोडेशन का लोकेशन मेट्रो या नॉन मेट्रो एग्जम्पशन अमाउंट को अफेक्ट करती है। रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, ये जरूरी है। रेंट रिसिप्ट या एग्रीमेंट्स कुछ भी हो सकता है। एचआरए रिसिप्ट, एचआरए अमाउंट सैलरी में इंक्लूडेड होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज याद रखो, स्टैंडर्ड रेंट एचआरए एग्जम्पशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये रेंट कंट्रोल लॉस में यूज होता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय दिल्ली में 15,000 रेंट पे करता है और 20,000 एचआरए मिलता है, एग्जाम्पशन उसकी कैलकुलेट होगी। एग्जाम्पशन की कैलकुलेशन की बात करें, एग्जाम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सैलरी में मिला एचआरए अमाउंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, 50% ऑफ सैलरी मेट्रो या 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो। मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए 50%, अदर्स के लिए 40%। इनमें से सबसे लीस्ट। फॉर्मूला, एचआरए एग्जम्पशन इक्वल्स मिनिमम ऑफ एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो और 40% फॉर नॉन मेट्रो। आपको कैलकुलेशन दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बात आती है ईएमटी एंड एमईटी। देखो, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सिस्टम्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि हाई डिडक्शन से एग्जम्पशंस वाले टैक्स पेयर्स भी मिनिमम टैक्स पे करें। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ईएमटी। एप्लीकेबल है टू नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स लाइक इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, एओपीज, बीओआईज। पर्पस है हाई डिडक्शंस या एग्जाम्प्ट इनकम्स वाले टैक्स पेयर्स को मिनिमम टैक्स पे करने के लिए फोर्स करना। हाई डिडक्शन लाइक 80C या 80G वाली रेट है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम जो जीटीआई प्लस स्पेसिफाइड एडिशन माइनस डिडक्शन से बनती है। एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल का जीटीआई 10 लाख है बट डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम 2 लाख, ईएमटी एडजस्टेड इनकम पे 18.5% लग सकता है। फिर आता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एमईटी। ये एप्लीकेबल है टू कॉर्पोरेट असेसमेंट यानी कंपनीज पे। पर्पस है कंपनीज जिनके बुक प्रॉफिट्स हैं बट लो टैक्सेबल इनकम है ड्यू टू एग्जाम्पशंस को मिनिमम टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया जाए। रेट है 15% बुक प्रॉफिट का एडजस्टेड एज पर मैट प्रोविजंस। कंप्यूटेशन बताऊं अगर आपको बुक प्रॉफिट की। स्टेप 1 आता है अराइव एट नेट प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। स्टेप 2 एडजस्ट करो एक्सक्लूजन्स एंड इंक्लूजन। स्पेसिफिक आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, एग्जाम्प्ट इनकम ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। स्टेप 3 मर्जर्स के एडजस्टमेंट करो। मर्जर केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करो। स्टेप 4 एडजस्ट करो ओसीआई आइटम्स, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम जैसे रिवैल्यूएशन गेन्स को एडजस्ट करो। स्टेप 5 नेट बुक प्रॉफिट आ जाएगा। फाइनल बुक प्रॉफिट पे 15% मैट रेट अप्लाई करो। एग्जाम्पल, एक कंपनी का बुक प्रॉफिट 50 करोड़ है तो मैट उसका 7.5 करोड़ बन गया। ठीक है, अब बात आती है असेसमेंट क्या है। देखो, असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटीज को इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न्स की स्क्रूटिनिटी करता है और डिस्क्रिपेंसीज के लिए नोटिस को इशू कर सकता है। इसके जो कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आती है पर्सन की, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं इंडिविजुअल, सिंगल टैक्स पेयर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली यूनिट है जो टैक्स पर्पस के लिए, कंपनी डोमेस्टिक या फॉरेन कोई भी हो सकती है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप विद कॉमन पर्पस हो सकता है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत हो सकती हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हो सकती हैं। यानी यहाँ पे एक चीज याद रखो, हर एसएससी एक पर्सन है यानी वो टैक्स लायबल एंटिटी है। एग्जाम्पल, एक एचयूएफ अपना रेंटल इनकम आईटीआर में डिक्लेयर करता है एज अ पर्सन। फिर नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाते हैं, उसकी बात करें। देखो, सर्टेन अलाउंसेस टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं फॉर इंडिविजुअल एसेसेस। समचूरी अलाउंस ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, लाइक ये नॉन टैक्सेबल है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म्स के लिए। कंपेंसेटरी अलाउंस फॉर जजेस, जुडिशियल ड्यूटीज के एक्सपेंसेस ये टैक्स फ्री हैं। अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब्रॉड, फॉरेन अलाउंसेस नॉन टैक्सेबल होते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक जज को 50,000 कंपेंसेटरी अलाउंस टैक्स फ्री मिलता है। बात करते हैं स्टेप्स फॉर टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन। स्टेप 1 है क्लासिफाई करो इनकम को अंडर हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन या अदर्स को कोई भी हेड में कैलकुलेट करो। स्टेप 2 एडजस्ट करो करंट और पास्ट लॉसेस, करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप करो। स्टेप 10 डिडक्ट करो ग्रॉस टोटल इनकम, 80C 80D एक्सेट्रा जितनी भी डिडक्शंस है उनको सब्ट्रैक्ट करो। फिर राउंड ऑफ करो, टैक्सेबल इनकम को नियरेस्ट रूपी में राउंड ऑफ करो। एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल का सैलरी 10 लाख, लॉसेस 1 लाख, 80C डिडक्शन 1.5 लाख, टैक्सेबल इनकम उसके 7.5 लाख बन गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज विवाद से विश्वास एक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विवाद से विश्वास एक्ट 2020 का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है जो टैक्स पेयर्स को पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटल करने का मौका देता है बाय पेइंग डिस्प्यूटेड टैक्स और गेटिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी वेरियस। अब इसको समझते हैं। इसकी पहली प्रोविजन देखते हैं। पर्पस क्या है? टैक्स पेयर्स को लिटिगेशन अवॉइड करने और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का चांस देता है। एग्जांपल अगर दूं, एक कंपनी टैक्स असेसमेंट में 10 करोड़ डिस्प्यूटेड टैक्स सेटल कर सकती है। अमाउंट पेएबल सेक्शन नंबर 3, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स आपने अमाउंट पे करना था। बिफोर जनवरी 1 2021 ओनली डिस्प्यूटेड टैक्स, कोई 10% एक्स्ट्रा नहीं था। एग्जाम्पल, एक टैक्स पेयर 1 करोड़ डिस्प्यूटेड टैक्स पे 1.1 करोड़ पे करता है पोस्ट जनवरी 2021। एक्सक्लूजन्स क्या थी? स्कीम नॉट एप्लीकेबल थी टू असेसमेंट ईयर्स जहां प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड है बिफोर डिक्लेरेशन फाइलिंग। एग्जाम्पल, अगर प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुकी है टैक्स पेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। अब आती है बात क्लबिंग ऑफ इनकम की। क्लबिंग ऑफ इनकम एक प्रोविजन है जो टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करती है बाय इंक्लूडिंग
इनकम अर्न्ड बाय अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड इन टैक्स पेयर्स टोटल इनकम, अगर ये इनकम टैक्स सेविंग के लिए ट्रांसफर की गई हो। इसके कुछ मेन रूल्स हैं। सबसे पहले केसेस आते हैं क्लबिंग के। स्पाउस इनकम, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन काउंट होता है। माइनर चाइल्ड इनकम, इनकम फ्रॉम एसेट्स गिफ्टेड टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट डिसेबल्ड चाइल्ड, और इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क है इसमें। ट्रांसफर और इनकम जनरेटिंग एसेट, एसेट जो आपने अदर्स को इनकम को डाइवर्ट करने के लिए गिफ्ट किए हैं। एग्जांपल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है विदाउट कंसीडरेशन, रेंटल इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब्ड होगी। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। देखो, क्लब्ड इनकम टैक्स पेयर के टोटल इनकम में ऐड होती है और उसको स्लैब रेट्स पे टैक्स होती है। एग्जांपल अगर दूं, एक पेरेंट का माइनर चाइल्ड 2 लाख इंटरेस्ट कमाता है फ्रॉम गिफ्टेड एफडी, ये पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड होगी। सो होप सो यहाँ तक आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।